हरे कृष्णा बच्चों सबको। आज की जो हमारी क्लास है वह हिस्ट्री, मतलब आज से मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया था, और फिजिक्स में अभी तक जो मैंने वीडियो डाली है वो लेंस कन्वर्जिंग की, डाइवर्जिंग की, और इमेजेस की, और आई की। ठीक है ना। आई का भी पार्ट 1 डाला है। ठीक है। आई का पार्ट 2 जल्दी डाल दूंगा मैं। जल्दी का मतलब कि 1-2 दिन में आपके पास उसकी वीडियो आ जाएगी, कंप्लीट लाइट चैप्टर पूरा आएगा आपके पास में। ठीक है। अब मैंने आज हिस्ट्री क्लास डाली। ठीक है। तो ऐसे ही एक एक करके मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपको पूरे के पूरे पढ़ाता हुआ यहाँ से चला। तो बहुत अच्छे से समझना कि हिस्ट्री जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से पार्ट 1 से हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। अभी इसमें हम वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे कि मेडिवल या एंशियंट या मॉडर्न, यहाँ से कहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले से स्टार्ट करेंगे कि जो इतिहास है, इतिहास का अर्थ क्या है ना, इतिहास का क्या अर्थ है। उसके बाद कि इतिहास के पिता कौन है। ठीक है। भारतीय इतिहास का पिता कौन है। इस तरीके से हम इन चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। हिस्ट्री पार्ट 1 देखो। ये जो मैंने इमेज ले रखी है, ये दोनों इमेज ये ही दिखाते हैं इतिहास को, है ना। ये इतिहास की दो इमेज, एक ले रखी है मैंने प्राचीन भारत की इमेज, और एक ले रखी है मैंने मेडिवल की इमेज। ये दो इमेज इसी चीज को दिखा रही, इतिहास की दो इमेज है मतलब कहने का। टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा हिस्ट्री से। पार्ट 1 हिस्ट्री क्या है। डेफिनेशन देखो, अगर आप देखें तो हिस्ट्री इज अ रिपोर्ट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड in the past. So basically the reconstruction of the past by selecting important facts is called history. अगर हिंदी में देखिए, इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है। वृत्तांत का मतलब होता है विवरण करना है, किसी को बताना। वृत्तांत मतलब बताना जो भूतकाल में हुई हो। इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, अतीत मतलब पास्ट है ना, पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन करने को ही इतिहास कहते हैं। आप एक बार डेफिनेशन को छोड़कर मेरी बात सुनो ध्यान से। वो ये कह रहा है कि जो चीज पास्ट में हो चुकी है, जो आपका बीत गया है, उस चीज को लिखना या उस चीज को बताना, है ना, वही हमारा इतिहास है। यानी कि आज का जो प्रेजेंट है ये इतिहास नहीं है, लेकिन आज का प्रेजेंट आने वाले कल के लिए इतिहास हो जाए। तो आप चीज को समझो। इसमें ये नहीं कि यही डेफिनेशन आपको बतानी। अगर सिंपली कहीं पे आपको एक्सप्लेन भी करना, तो आप सिंपल बात में ये एक्सप्लेन करो कि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनको सूचीबद्ध करके लिखना ही हमारा इतिहास है। और इतिहास जो है हमारा, वो जो पास्ट में चीजें हो गई उनके बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है वही इतिहास है। कुल मिलाकर डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि जो भूतकाल में चीजें हो चुकी हैं उनको सूचीबद्ध करना ही इतिहास कहलाता है। अब अगर सोचो, वो जो चीजें हो चुकी हैं उन्हें किसी ने भी ना लिखा होता या सूचीबद्ध ना किया होता, तो आज आप लोग पास्ट के लिए जान पाते? तो हम नहीं जान पाते। इसलिए हमने, मतलब कि बहुत से विद्वानों ने उन सभी चीजों को समझा, लिखा, और हम हमारे सामने उन चीजों को रखा। तो इतिहास क्या है? इतिहास पास्ट की चीजों का वृतांत है, उनका उल्लेख है। ठीक है। तो अब पढ़ो डेफिनेशन। इतिहास उन बातों का वृतांत होता है, उन बातों का वृतांत होता है, यानी कि वो बातों का विवरण है, वो बातें बताई गई हैं जो भूतकाल में हुई हैं, जो पास्ट में हुई है। इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उनको चुन कर के दोबारा से लिख देना सही क्रम में, यही हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो सिंपल शब्दों में आपने इतिहास की डेफिनेशन समझी। देखो, आप पढ़ने क्या जा रहे हैं? इतिहास। अगर यही नहीं पता इतिहास का मतलब क्या होता है, फिर आप मुझे बताओ, फिर अंदर चैप्टर में एंट्री करी करोगे क्या? जैसे बहुत से बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ यूपीएससी कर रहे हैं, कुछ पीसीएससी कर रहे हैं। बहुत से बच्चे अलग अलग फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। भाई, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका मतलब भी तो पता हो। अगर मतलब ही नहीं पता तो तैयारी करने का फिर फायदा क्या है ना। तो इतिहास को अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले इतिहास शब्द का मतलब भी तो जान ले। ठीक है। नॉलेज के साथ पढ़ना अलग, और रटना, है ना, वो चीज अलग है। अगर नॉलेज के साथ पढ़ोगे ना, तो आप देखो कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन आते हैं वह बहुत ठीक ढंग से कर जाओगे, जो कथन निष्कर्ष वाले होते हैं। और अगर आप सिंपल सिंपल रटोगे ना भाई, तो जो चीज रट ली वो पेपर में आ गई तो कर, और जो नहीं रटी वो कहाँ गई, है ना, वो होगी आपकी। वो कैसे होगी? वो याद रखिएगा, जो चीज रटी नहीं आपने वो आगे तो छूट जाएगी। तो आप समझो, चीजों को अगर अच्छे ठीक ढंग से डिटेल में पढ़ोगे
तो पेपर बहुत आसानी से पास हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको चीजें डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाकर चलूंगा, ठीक है। तो इतिहास की डेफिनेशन, ये नहीं जो मैंने बोला वो लिखेंगे, मैंने समझाया है। इतिहास क्या है कि जो चीज हो चुकी है, जो चीज हो चुकी है उसको लिखना, उसको बताना, उसके बारे में समझाना ही इतिहास है। जो चीज हो चुकी है, प्रेजेंट वाला इतिहास नहीं होता। इतिहास वो होता है जो बीत गया। आप उसे अपनी भाषा में किसी को कैसे भी समझा दो। कोई मुझे इतिहास क्या है, आप बोलो भैया जो भूतकाल में या जो पास्ट में जो बीत गया है ना, जो भूतकाल में या पास्ट में या जो बीत गया है उसको सूचीबद्ध तरीके से किसी के समक्ष रखना ही इतिहास है। सिंपल सी बात। और अगर डेफिनेशन के साथ देखें तो इतिहास उन बातों का वृतांत होता है जो भूतकाल में हुई हो, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तत्व भूतकाल में, मेन चीज भूतकाल में हुई, यानी कि जो भूतकाल में हुई हो, पास में हुई, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का जो बीत चुका है, अतीत जो बीत चुका है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, पुनर्निर्माण करना ही इतिहास है। तो रटना नहीं है, समझना है बेटा चीजों को कि भाई जो चीज हमारी हो चुकी है ना, उसके बारे में ही डिस्क्राइब करना ही इतिहास। सिंपल सी बात। तो इतिहास, ये मैंने ये बताया, देखो पहले का मैप ऐसा था, ये मैप पता कैसे चला आपको कि ऐसा मैप किसी ने ऐसा मैप बनाया हो, है ना। तो किसी ने ऐसा मैप बनाया, थोड़ा भी से बड़ा देख सकते हैं वो पहले का मैप। ये बिल्डिंग्स जो है इनके बारे में लिखा गया, इन बिल्डिंग्स के बारे में लिखा गया है। ये कर देता हूँ मैं। ये ये अब इस मैप के बारे में पता कैसे चलेगा, एक मिनट में बस ये थोड़ा सा देखो, इस साइड कर लेते हैं, फिर उसे दिखा दें। अब ये देखो, ये मैप किसी ने तो बनाया होगा ना। तो ये जो मैप बना था, अब उस मैप के बारे में जानकारी मिली कैसे, यानी कि किसी ने ये मैप पेपर में बनाकर संजो के रखा होगा। इससे पता चला कि भैया ये पास्ट का मैप है। तो इतिहास क्या बताता है, इतिहास पास्ट की चीजों को दोबारा से किसी के सामने रखने की ही एक कला है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये हमारा इतिहास की डेफिनेशन, ठीक है। दोबारा देखते हैं उसी क्वेश्चन पे जो हमने करा था। आप देखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड पे चलते हैं। अब समझिए, तो हमने जब इतिहास को जान लिया कि इतिहास की डेफिनेशन क्या है, तो अब आप ये मानो भाई, अब आप ये समझो कि इतिहास के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इतिहास, फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस, इतिहास का पिता हेरोडोटस। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, कि सीधा आएगा पेपर में। जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़े या रेलवे कोई बुक पढ़े या ऐसे कोई पढ़े, तो सिंपल एक वन लाइन में क्वेश्चन आता है, इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस, ये मैंने इमेज लगा रखी है, एक बार देखें आप इनको। ये आपके इतिहास के पिता है, हेरोडोटस। एक बुक ले रखी है हाथ में, तो हेरोडोटस है ना। इसी बुक का नाम है हिस्टोरिका। जो इन्होंने बुक लिखी थी पहले इतिहास की, उसका नाम था हिस्टोरिका। तो ये कौन है, हमारे हेरोडोटस साहब है, ठीक है। चेक करें एक बार, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सेकंड, हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। कहाँ के थे, यूनान के। अभी मैं आपको बताऊंगा यूनान कहाँ पड़ेगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ेगा यूनान। तो अभी दिखाऊंगा उसे थोड़ी देर में। अभी इतना समझ कि हेरोडोटस कहाँ के थे, यूनान के। तो पहला क्वेश्चन बनेगा इतिहास के पिता कौन, तो हेरोडोटस। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि हेरोडोटस कहाँ के थे, तो सीधा बताएंगे आप यूनान के थे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास लिखना शुरू किया था और घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया था। तो यही हेरोडोटस थे जिन्होंने इतिहास को, देखो जो घटना, अभी मैंने बोला था ना कि जो घटनाएं घटित हो गई हैं उनको लिखना ही इतिहास है। तो हेरोडोटस ने इतिहास को यानी घटनाओं को लिखना शुरू करा, इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा गया, इतिहास का पिता कहा गया। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। मेन चीज ये थी कि हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे गए और उनका जो निवास स्थान था वो था हमारा यूनान,
ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, लेना हो। और नेक्स्ट, आज की जो क्लास है समझना ध्यान से, आज क्लास सिर्फ और सिर्फ मैं इतिहास का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो इसमें छोटी छोटी चीजें रहती है वो आपको पता चल जाए। जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीजें हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीजें हैं, और आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या चीजें, उन सबको मैं बहुत अच्छे ढंग से, बहुत डिटेल से आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा। आज सिर्फ एक इंट्रो क्लास है, पार्ट 1 इंट्रो क्लास। तो हेरोडोटस यूनान का निवासी था, और हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास लिखना शुरू किया था और घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया था। ये मैंने अभी समझाया है कि चीजों को, घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज करना तो इतिहास है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, रोमन फिलोसफर थे एक सिसरो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे सूचीबद्ध कर दिया कि रोमन फिलोसफर थे सिसरो। कभी एग्जाम में आता है कि रोमन के किस फिलोसफर ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा, तो सिसरो ने, रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। अभी मैं आपको रोम भी दिखाऊंगा और अभी मैं आपको यूनान भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप इन चीज को एक बार पढ़ के निकल जाए। आगे हिस्ट्री शब्द का, द वर्ड हिस्ट्री वॉज फर्स्ट मेंशन्ड बाय हेरोडोटस। हिस्ट्री शब्द को सबसे पहले हेरोडोटस ने ही बताया, हेरोडोटस ने ही लिखा हिस्ट्री शब्द, तो भी लिखा हिस्ट्री शब्द को सबसे पहले उल्लेख हेरोडोटस ने ही किया था। 3 पॉइंट, इतिहास के पिता हेरोडोटस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हेरोडोटस कहाँ के निवासी, यूनान के। तीसरा पॉइंट, हिस्ट्री शब्द को बताने वाले हेरोडोटस, सब हेरोडोटस। और हेरोडोटस आप याद रखो कि भैया ने एक इमेज दिखाई थी, वो बुक हाथ में ले रखी थी, एक हाथ में डंडा था, वो हेरोडोटस था और वो इतिहास के बारे में बता रहे थे। तो आपको इस तरीके से पढ़ना, रटना, चीजों को रटना खत्म करे और समझना शुरू करे। जैसे एकदम इतिहास आए तो आप समझो भाई, भूतकाल की घटनाओं को जो सूचीबद्ध करना है वही इतिहास है। जैसे इतिहास है तो सबसे पहले ये काम किया किसने, तो आप बताओ हेरोडोटस। जैसे ही हेरोडोटस बताओ एकदम इमेज दिमाग में लेकर कि हाँ हेरोडोटस ने ये काम किया था। जैसे ही हेरोडोटस एकदम याद करो यूनान, और यूनान यानी कोई यूनान का निवासी था। जैसे ही हेरोडोटस की बात आए आप लोगों को तो ये सारे तथ्य अपने दिमाग में आप लेकर आए, है ना। आगे समझो, तो हिस्ट्री शब्द को सबसे पहले हेरोडोटस ने दिया। जब भाई इतिहास हेरोडोटस लिख रहे हैं तो हिस्ट्री को भी तो वही गढ़ेंगे, तो हिस्ट्री भी हेरोडोटस ने ही गढ़। नेक्स्ट पॉइंट, हेरोडोटस ने इतिहास पर अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका, ये आग का डंडा नहीं लगाया है तो लगा देंगे हम, हिस्टोरिका, है ना। हेरोडोटस रॉट हिज फर्स्ट बुक ऑन हिस्ट्री, हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस ने इतिहास पर अपनी पहली पुस्तक कौन सी लिखी, हिस्टोरिका लिखी। कभी पेपर में आता है कि हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई ये बुक है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इतिहास का पिता हेरोडोटस, लेकिन भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज। अब ये मेगास्थनीज कौन है, इस मेगास्थनीज को मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको मौर्य साम्राज्य पढ़, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में ही ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने आएगा। ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की भेंट होती है, कैसे सेल्यूकस निकेटर की बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। मतलब वो सारी उसके विवाह के बारे में ये सारी बातें डिटेल में आपको बताएंगे, और मौर्य साम्राज्य जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम ठीक ढंग से करके जाए। फिलहाल इतना समझेंगे कि भारतीय इतिहास का जो पिता, इसे मैंने अलग से हाईलाइट करके दिया। देखो इतिहास का पिता आएगा तो हेरोडोटस बताएंगे, और अगर भारतीय इतिहास का पिता आएगा तो मेगास्थनीज बताएंगे, ठीक है। मेगास्थनीज भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट आइए, ठीक है। यहाँ देख, चंद्रगुप्त मौर्य एंड मेगास्थनीज, और मैंने लिख रखा था इंडिया, इंडिका शब्द। तो ये याद हो जाती है चीजें ऐसे भाई, फोटो देखने से चीजें याद हो जाती हैं। ये है मेगास्थनीज, इस मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, और ये इंडिका के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के समाज के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, इनके बारे में लिख रखा। इसलिए मेगास्थनीज को कहा गया भारतीय इतिहास का पिता। देखो द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज वाज इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी वो थी इंडिका। और इंडिका में मौर्यकालीन भारत के समाज के बारे में, इसके नगर के बारे में, भूगोल के बारे में,
भूगोल के बारे में, तो इन सब के बारे में विस्तृत वर्णन है। तो मौर्यकालीन भारत के समाज, नगर, भूगोल, समाज के बारे में, नगर उनकी सिटीज के बारे में, और भूगोल उनकी ज्योग्राफी के बारे में, मतलब क्या चीज कहाँ पर है, किस तरीके से बना रखा है, कौन सा स्थान है, कौन सी नदी है, इस तरीके से भूगोल के बारे में। तो भूगोल के बारे में, समाज के बारे में और नगर के बारे में और भी बहुत सारी बात, बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया इंडिका में। कभी एग्जाम में पूछा गया कि इंडिका में किसका वर्णन दिया गया है, तो आप बताएंगे मौर्य काल का या मौर्य के साम्राज्य का दिया। और इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज किससे मिलने आए थे, ये महाराज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज थे कौन, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, जो राजदूत थे ये किसके थे, वो सेल्यूकस निकेटर के। ये ध्यान रखना, इसको पूरे को ना, पूरे को कहाँ बताएंगे, मौर्य साम्राज्य में बताएंगे, बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे मौर्य साम्राज्य में। फिलहाल के लिए हम हिस्ट्री की जो इंट्रो क्लास है, उस इंट्रो क्लास के अंदर मेन पोर्शन, मतलब मेन क्या, जो फैक्चुअल पोर्शन है इतिहास के स्टार्टिंग के, उनको देख रहे हैं, है ना। तो इन सबको फिर देखेंगे। तो एक बार से दोबारा देख लें, निगस्थिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। और इस इंडिका में इसके बारे में दे रखा है, मौर्य काल के साम्राज्य के बारे में दे रखा है। अच्छा, मैं मेगास्थनीज की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेगास्थनीज का थोड़ा सा जिक्र कर दिया, मेगास्थनीज की पुस्तक का जिक्र कर दिया। ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इतनी बात यहाँ पर हम क्लियर कर, ठीक है। आगे आओ, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। आगे देखो, अब मैंने लिखा यूनान या ग्रीस, ये दो वर्ड यूज हुए थे, देखो देखो, हेरोडोटस यूनान का, तो यूनान वर्ड आया, और एक यहाँ पर वर्ड हुआ था रोमन, रोमन दार्शनिक। तो रोमन, जो रोम के निवासी हैं उन्हें रोमन कह रहे हैं। तो एक रोम सिटी देखो और एक ग्रीस सिटी देखो, दोनों सिटीज देखो, देखो ग्रीस या यूनान, हिंदी में यूनान और इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं। और यूनान के लोगों को हम कहते हैं, यूनान के लोगों को यूनानी या यवन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ग्रीक कहते हैं, ग्रीक। देखो, द पीपल ऑफ ग्रीस आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीक्स और यवंस, या तो यवंस बोल दो या ग्रीक बोल दो, या आप इनको यूनानी बोल दो, एक बात है। तो यूनान यूरोप का एक देश है, पहला पॉइंट। यूनान कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। ठीक है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। मैं ज्योग्राफी की क्लासेस डालूंगा, उसमें कंप्लीट अच्छे से पहले मैपिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैपिंग पढ़ाने के बाद फिर मैं एक एक करके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब पे डिटेलिंग से अच्छे से बात करके जाऊंगा यहाँ पर, है ना। आप लोग जो भी आप एग्जाम ले रहे हैं, देखो मैं कहता हूँ जिसके भी आप लायक है वो सभी एग्जाम है ना। मैं आपको जीएस में इस तरीके से पढ़ा के चलूंगा कि आप जिस भी एग्जाम में बैठना चाहे उस एग्जाम में बैठ। ऐसे आपको मैथ्स के मिलेंगे यहाँ पे क्लासेस, ऐसे आप लोगों को जीएस की मिलेंगी क्लासेस। ठीक है, मिलेंगी सब चीज एकदम से पूरी की पूरी। ठीक है, तो जो मैंने फिजिक्स पढ़ा दिया उसकी भी जो चीजें बच रही हैं उन्हें भी आपके सामने धीरे धीरे सारी चीज आती रहेंगी। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप यकीन माने कंप्लीट पक्की बात है कि पेपर पक्का पास होगा। अब ढंग से पढ़े, हम बिल्कुल मेहनत के साथ करेंगे, है ना। समझो ध्यान से, यूनान का जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि हेरोडोटस यूनान का। ठीक है, और रोम का जिक्र भी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रोमन दार्शनिक सिसरो था। ठीक है, पीछे पढ़ा है। यूनान यूरोप का एक देश है। आप एक बार पहले मैप देखो, फिर मैं दोबारा इस पे आ रहा हूँ। ध्यान से, ये यूरोप का मैप है। जब मैं मैपिंग पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में तो सारा समझाऊंगा अच्छे से। फिलहाल ये नहीं देखना। देखो, ये वाला जो भाग, ये अगर मैप में नहीं दिख रहा तो आपको ये मेरा मार्कर दिख रहा होगा, पक्की बात है ना। ये सारा ग्रीस है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है ग्रीस, जो कहाँ पड़ता है, यूरोप के साउथ में पड़ता है ना। यूरोप के कहाँ पड़ता है, साउथ में पड़ता है। ठीक है, सही है। तो ये रहा ग्रीस, इस ग्रीस की राजधानी एथेंस, है ना। एथेंस जो है इसकी राजधानी ग्रीस की। अब इसी ग्रीस के साथ आपको इधर मिलेगा इटली, ये देखो, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, इटली। ये देखो, ये इटली, इटली, ये इटली है ना। इटली की राजधानी क्या, रोम। और जो रोम था
वो यहाँ मध्य में पड़ता था। टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम। कई बार आता है पेपर में कि रोम किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी के किनारे रोम बसा है। तो रोम के निवासियों को बोला जाता था रोमन, रोम के निवासियों को रोमन। तो यूरोप में ही दोनों कंट्री हैं, इटली भी एंड ग्रीस भी। ग्रीस को बोला था यूनान, और इटली के इटली की जो राजधानी है वो है रोम, और रोम के लोगों को बोला था रोमन। सही है। तो मैंने जो दो वर्ड यूज करे थे रोमन और यूनान, उन दोनों को मैप में दिखाया है। जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो मैपिंग खूब अच्छे डिटेल से करा। क्लियर है बच्चों? तो आपने ग्रीस भी देख लिया और इटली भी देख लिया। एक बार मेरे साथ बोलो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के साउथ में पड़ रहा है इटली और साउथ में पड़ रहा है ग्रीस। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते। देखो, इसे मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसे था। अब तो यहाँ पर आप देखो, अब आप क्यों पढ़ रहे हैं यूनान? क्योंकि हेरोडोटस यूनान का था। यूनान कहाँ है? अभी आपने देखा यूरोप कॉन्टिनेंट में है ना, मैपिंग में सारा बता हुआ है। यूनान का यूरोप कॉन्टिनेंट में है, तो यूनान यूरोप का एक देश है। यूनान को इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं। यूनान के लोग द पीपल ऑफ ग्रीक होंगे यहाँ पे। ग्रीस इज अ कंट्री ऑफ इन यूरोप, यानी यूनान को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ग्रीस बोल रहे हैं। और ग्रीस के लोगों को ग्रीस ही बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इन्हें ग्रीक या यवन बोलते हैं। द यूनान के लोगों को यूनानी या यवन भी कहते हैं, और ग्रीक भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है ना, ग्रीक भी इन्हें कहते हैं। द पीपल ऑफ ग्रीस इज आल्सो कॉल्ड ऑफ ग्रीक्स। द पीपल ऑफ ग्रीस इज आल्सो कॉल्ड ऑफ ग्रीक और यवन। ध्यान रखना, ना तो ग्रीक से प्रॉब्लम मानना, ना ग्रीस से, ना यूनान से। तो यूनान को इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं, यूनान के लोगों को यूनानी बोलते हैं या यमन बोलते हैं। ठीक है, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो और आपको अच्छे समझ में आता चला जाएगा। यूनान का अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं, लिख भी रखा है ऊपर, मैंने आपको बता भी दी। क्लियर हुआ? मैप भी बता दिया, यूनान भी बता दिया। यूनान दो वर्ड क्यों यूज करे, इसलिए वर्ड यूज करे ये वाले क्योंकि हेरोडोटस यूनान का। क्लियर? आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड बीसी एंड एडी, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इसे भी लिख दिया। क्यों लिख दिया? अभी आप देखोगे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, भगवान बुद्ध, भगवान जैन, बौद्ध संगति, जैन संगति, तो वहां पे ईसा पूर्व और बीसी और एडी का बहुत यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए भी एक अलग से चार्ट लगा दिया, मतलब अलग से आपको समझा दिया। तो समझे इसे। थोड़ा सा पानी पी लो, आप एक बार से देख। तो देखो डिफरेंस बिटवीन बीसी एंड एडी। अब पहले समझो, बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। बीसी को बीसीई भी कहा जाता है, और बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन ईरा। अभी बताऊंगा ये क्या है, पहले फुल फॉर्म देखो। बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसी को बीसीई भी कहते हैं, बिफोर कॉमन ईरा भी कहते हैं। एडी को कहते हैं एनो डोमिनी, और एडी को सीई भी लिखते हैं या कॉमन ईरा भी लिख देते हैं। सीई या कॉमन फुल फॉर्म है कॉमन ईरा, और एडी को लिखना है एनो डोमिनी। अब एडी और बीसी का मतलब समझो। एडी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब कि भगवान ईसा मसीह के जन्म को ही हमने, और जन्म के बाद के जो साल लिए हैं उसको हम एडी में पढ़ते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना जन्म, और जन्म के बाद की घटना एडी में, और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हो वो बीसी में। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। ठीक है, बीसी जीसस के जन्म से पहले और एसी जीसस के जन्म के बाद। हिंदी में एडी को बोलते हैं ईस्वी, ई से डिनोट करते हैं, और बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। हिंदी में एडी को बोलते हैं ईस्वी और बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। एडी इज कंसीडर्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 1। एडी मतलब बताया जा रहा है कि जो एडी माना है वो साल 1 को हमने एडी से स्टार्ट किया, यानी साल 1 से पहले की चीजें बीसी में और साल 1 के बाद की चीजें एडी में जा रही है। बीसी इज कंसीडर्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 10,000 बीसी। आप इसका ध्यान ना दें 10,000, ये तो खैर मैं जब प्राचीन भाग में समझाऊंगा तो पता चलेगा कि 50 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, या 50 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व, वो ऐसे भी चलता है। ठीक है, उसको मैं वहां समझा। अभी ध्यान रखना, बीसी जो है, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले या ईसा पूर्व हिंदी में, और एडी जो है वो है ईसा मसीह के जन्म के बाद, या उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी या हिंदी में ईस्वी। बीसी को बीसीई भी कहते हैं और एडी को सीई कहते हैं।
कॉमन इरा और बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, एक बार इसको एक चार्ट से समझो यहाँ पर। अच्छा, एनो डोमिनी जो है ना, वो तो लैटिन भाषा के शब्द हैं। यहाँ पे एनो और डोमिनी ये लैटिन भाषा के शब्द है। इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। एडी का मतलब है, एनो डोमिनी का जो अर्थ है वो है ईसा मसीह का जन्म का साल, मतलब कि ईसा मसीह इस साल में हुए थे, इसलिए इस साल को हमने एनो डोमिनी कहा। ठीक है ना, तो एनो डोमिनी लैटिन भाषा में इसका जो अर्थ है वो है ईसा मसीह का जन्म का साल। क्लियर हुआ? अभी आप लोग एक लास्ट साइड देखेंगे। मैंने कहा बताया समझाया इसमें कि बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गलत हो रही है, एडी जो है ना, एडी पहले लिखा जाता है, बाद में नहीं लिखा जाता है। एडी पहले लिखा जाता है। जो है आप इसे ठीक कर लेंगे। एडी पहले नहीं, बाद में नहीं लिखा जाता, एडी पहले लिखा जाता है। मैंने क्या पैसे एडी 1 to 10, एडी 2002, एडी 2024, एडी पहले लिखा जाता है। तो देखो, द बर्थ ऑफ जीसस यानी कि जब जीसस का जन्म हुआ, वैसे बाइबल में जिक्र नहीं है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, ऐसा ही बताते हैं, मतलब ऐसा ही मैंने पढ़ा है कि बाइबल में जिक्र नहीं है ईसा मसीह के जन्म के। तो आप इसे समझें कि द बर्थ ऑफ जीसस है ना, माना है कि भगवान जीसस का जो बर्थ है वो एक मान लिया कि जिससे कि हम तिथि मान सके। भगवान जीसस बहुत उच्च कोटि के भगवान माने गए, है ना, जीवन मतलब बहुत कुछ कोटि के भगवान माने गए, और बताया गया जीसस के बारे में कि इनका जन्म हमने सन एक को मान लिया, और उसी से हमने कहा कि हम क्या करते हैं, सभी पूरे देश के कैलेंडर को बनाए, इससे कैलेंडर को बनाए। तो आप देखिए, तो द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है वो कब माना गया, सन एक को। और सन एक से पहले जो तिथियां चलेंगी वो चलेंगी बीसी में, और एक के बाद चलेंगी एडी में। जैसे आप सुनते, यहाँ पे लिखा मैंने कि 5000 बीसी से 4000 बीसी। अब इसका मतलब है 5000 से जो आप उल्टा चल कर आ रहे हो ना, कि 5000 फिर 4000 फिर 3000 फिर 2000, ऐसे तो चलता उल्टा है, लेकिन बढ़ता हुआ क्रम है उल्टे में। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो चीजें हैं, जिसे हमने बोला बीसी, या हिंदी बोले ईसा पूर्व, है ना, 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। इसका मतलब है कि ये इधर की साइड से बढ़ता है ना। और अगर आप एडी की बात करें, ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो हम जैसे बोलते हैं 2021, 2022, जैसे चल रहा है, अभी चल रहा है 2023, अब चलेगा 2024। तो ईसा मसीह के जन्म की बात की जो घटना है वो बढ़ते क्रम में, और ये घटते क्रम में। तो जब मैं आपको मौर्य साम्राज्य और ईसा पूर्व वाली बातें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये बीसी की बात है तो ईसा के जन्म से पहले की है, और ये एडी की बात है तो ईसा के जन्म के बाद। तो एडी में बढ़ते क्रम में चलेंगी, और बीसी में घटते क्रम में चलेंगी। और सन एक को क्या माना, ईसा का जन्म, है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आया। एक बार देख लें फटाफट से जो पढ़ाया है, हिस्ट्री, है ना। इतिहास उन बातों का वृतांत होता है जो भूतकाल में हुई, जो हुई हो, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुन करके अतीत का पुनर्निर्माण करने के लिए इतिहास कहते हैं। मतलब कि वो ये कहा, उसने मैंने बहुत स्पीड से पढ़ के आराम से बोल देते हैं, अतीत में जो घटनाएं घटित हो गई है उनको सूचीबद्ध करने का तरीका ही इतिहास का होता है। यही बताया था, उन्हें सूचीबद्ध करके लिखना ही क्या है, इतिहास। ठीक है, सेकंड स्लाइड में हम आते हैं। तो हमने कहा था इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस है। हेरोडोटस यूनान के निवासी हैं। यूनान कहाँ पड़ता है, अभी दिखाया था, यूरोप में पड़ता है। यूनान यूरोप में पड़ता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं। हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास लिखना शुरू किया था और घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया, यही इतिहास। ठीक है, मेन हेरोडोटस याद है। रोमन दार्शनिक सिसरो, रोमन नाम यूज हुआ तो रोमन जगह दिखाई, ये भी कहाँ पड़ते हैं, यूरोप में पड़ते हैं। यूरोप में कहा, नीचे की तरफ, साउथ में। तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जन्म का। फिर हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, हेरोडोटस ने ही किया था। हेरोडोटस ने इतिहास की पहली पुस्तक कौन सी लिखी, हिस्टोरिका लिखी, हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, ठीक है। और मौर्य कालीन भारत के समाज, नगर और भूगोल का विस्तृत वर्णन। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, मतलब इसका वर्णन किसमें, इंडिका में वर्णन। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजवंश था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया।
इन सब का चित्रण कहाँ करेंगे, मेगास्थनीज के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग क्यों करिए, क्योंकि भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जा रहा है। यूनान यूरोप का एक देश है। यूनान के लोगों को यूनानी या यवनी कहते हैं, ये मैंने बताया। इंग्लिश में ग्रीस इज अ कंट्री ऑफ यूरोप। यूनान को इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं, नीचे लिखा हुआ है। यूनान को अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं। यूनान के लोगों को यूनानी या यवनी कहते हैं, है ना। ग्रीक बोल दो, यूनानी बोल दो, यवन बोल दो, अभी बता दो। फिर मैप दिखाया था मैंने आप लोगों को, है ना, यहाँ पर देख लेना पीछे तक। बीसी को ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी ईसा पूर्व बोल देंगे, और एडी को ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी कि ईसवी बोल। एडी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। इसमें इस 10,000 वाली बात पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सन तो पीछे से कैसे भी चल जाए और आगे कितना भी बढ़ा, ठीक है। कॉमन era बिफोर कॉमन era ये सब बता दिए। उसके बाद लास्ट आपको एक चार्ट भी हमने दिखा, बीसी पहले वाला, ईसा पूर्व, और एडी बारह, ठीक है। यहाँ बढ़ते क्रम में और वहाँ घटते क्रम में, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी हिस्ट्री की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जल्दी ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि भारत का इतिहास, जिसे हम 3 कालखंड में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम सब पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, फिर प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सारी बातें देखेंगे, फिर आज के बारे में, फिर ऐतिहासिक काल के बारे में, फिर सभ्यताओं के बारे में बात देखेंगे, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है। फिर जितने भी स्थल हैं कि सबसे पहले खुदाई में किस चीज को प्राप्त किया गया, कौन सा स्थल कहाँ है, जैसे धोलावीरा कहाँ है तो गुजरात। इस तरीके से हम हिस्ट्री में कंप्लीट डिटेल करते हुए चलेंगे। पहले हम एंशियंट पढ़ेंगे, फिर मेडिवल, और फिर हम आपको मॉडर्न पढ़ाएंगे, और विश्व इतिहास में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा पत्नी बातें, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा, थैंक यू।